सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 मॉडल पेपर सेकंड का आज अपन एनालिसिस करेंगे। इसमें राजस्थान जीके के 50% होने वाले हैं दोस्तों। 50% यानी कि 150 अंक का रहने वाला है ये। तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, यानी कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं अपन पहले प्रश्न में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपन 50% करेंगे और एक एक प्रश्न के बारे में विस्तार से यानी कि व्याख्या भी करते चलेंगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में। पहला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। यानी कि राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। तो जैसे देखिएगा दोस्तों, शेरगढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा। तो शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है 12 जिले में। कहाँ बना हुआ है? 12 जिले में बना हुआ है। किस नदी के किनारे हैं? तो 12 जिले में ये परवन नदी के किनारे बना हुआ है। 12 जिले में परवन नदी के किनारे हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। बेंसरोडगढ़ की बात करें अपन, तो यह दुर्ग बेंसरोडगढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो ये सबसे पहले देखते हैं बेंसरोडगढ़ किस जिले में है। तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। और ये किन दो नदियों के संगम पर है? तो चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। चंबल व बामनी, ठीक है ना। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर, चंबल व बामनी। यानी कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? व्यापारियों द्वारा। यानी कि बेसरोडगढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है क्योंकि यह चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो और बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? बेसा शाह या रोडाचारण के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना। बेसा शाह या रोडाचारण के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। पेंसरोडगढ़ दुर्ग का। ठीक है ना। ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। टोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। टोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। कहाँ है ये? अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा ये। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना। घाघरों दुर्ग की बात करें तो इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। यानी कि घाघरों दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी कहते हैं। जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहते हैं। ओदक दुर्ग कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो ये बना हुआ है झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में बना हुआ है। किन दो नदियों के संगम पर है ये? तो इसकी बात करें तो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। काली सिंध प्लस आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन एक एक प्रश्न के बारे में व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करते चलेंगे। तो प्लीज़ पूरे प्रश्नों को आप देखते रहिएगा। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, बुलाक आभूषण का संबंध किस अंग से है? यानी कि बुलाक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? एक में दे रखा है इसने गला, सिर, कान, नाक। तो बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? यानी कि गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो गले में देख लेते हैं दोस्तों। यानी कि गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो एक ट्रिक भी है, एक ट्रिक के माध्यम से आप समझिएगा। यानी कि गले के आभूषण सब याद हो जाएंगे आपको। तो गले के आभूषण की ट्रिक है, चंपा चाची हार कहाँ से लाना तो आके बता। यानी कि चंपा चाची हार कहाँ से लाना तो आके बता। यानी कि पूरी ट्रिक तो नहीं लिख पाऊंगा मैं दोस्तों यहाँ, तो केवल आभूषण लिख लेते हैं कौन कौन से। यानी कि चेस से हो जाएगा ये तो चंपाकली। ठीक है ना। चंपाकली हो जाएगा। और एक हो जाएगा मोहन वीणा, मोहन वीणा, मटर माला, मटर माला। ठीक है ना। और हो जाएगा जैसे मांदलिया, मांदलिया। और देखिए तो जैसे हार हो जाएगा एक हार। और भी यानी कि गले में पहने जाने वाले और आभूषण हैं। ठीक है ना। तो सिर के देखते हैं। सिर के आभूषणों की भी ट्रिक है, एक शानदार ट्रिक। यानी कि सारी माटी में शीश व टिड्डी के बोर लगते हैं। यानी कि साथ से तो क्या बन जाएगा? सांकली। साथ से क्या बन जाएगा? सांकली, सांकली हो जाएगा। ठीक है ना। एक हो जाएगा राखड़ी, राखड़ी। सारी यानी कि सारी माटी यानी कि मांग,
टिक्का, मेमंद, सारी माटी में शीश व टिड्डी के बोर लगते हैं। यानी कि एक टिड्डी बल का हो जाएगा, टिड्डी बल का, यानी कि और भी आभूषण है, ठीक है ना। कान के आभूषण यानी कि कपिल बोली, कपिल, इसकी भी ट्रिक है एक, कपिल बोली सुनने ओठ पर आया, कैसे बन जाएगा, कर्ण फूल, कर्ण फूल, कपिल बोली सुनने ओठ पर आया, यानी कि सुरलिया हो जाएगा, मुझे मुझे लिख लेते हैं, एक हो जाएगा सुरलिया, एक हो जाएगा लटकन, लटकन, ठीक है ना। अब नाक की बात करें अपन, नाक में कौन कौन से पहने जाते हैं, तो नाक के आभूषण की भी एक ट्रिक है, यानी कि चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट दूंगा। चुपचाप से यानी कि एक तो हो जाएगा चौंप, क्या हो जाएगा, चौंप हो जाएगा, चुपचाप बस, यानी कि एक हो जाएगा बेसरी, बेसरी, और एक इसका यानी कि आंसर भी क्या हो जाएगा, बुलाक, यानी कि एक तो बस क्या बन जाएगा बेसरी और एक हो जाएगा बुलाक, ठीक है ना। एक हो जाएगा चुपचाप बस पर लटक वरना, वरना यानी कि एक हो जाएगा वेण, ठीक है ना। इस प्रकार से यानी कि देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाक हो जाएगा। नाक में क्या पहना जाता है, बुलाक पहना जाता है, बुलाक कहाँ पहना जाता है, नाक में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, जयपुर में मीनाकारी की कला मान सिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी। तो जो मीनाकारी जो कला है ये मान सिंह के द्वारा कहाँ से लाई गई थी। मीनाकारी की बात करें तो ये लाई गई थी दोस्तों लाहौर से। मान सिंह यानी कि लाहौर से इसको कहाँ लेकर आते हैं, लाहौर से ये लेकर, ये लाहौर से जयपुर में लेकर आते हैं, ठीक है ना, जयपुर में। यानी कि मीनाकारी की बात करें तो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में कहाँ है, तो सीतापुरा जयपुर में इसकी सबसे बड़ी मंडी है, सीतापुरा जयपुर में मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी हो जाएगी। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो सरदार कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, सरदार कुदरत सिंह, सरदार कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, ठीक है ना, मीनाकारी के। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। यानी कि ऐसे कौन से संत थे जो आजीवन केवल दूल्हे के वेश में रहे थे, ठीक है ना, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। आजीवन दूल्हे के वेश में, यानी कि बखना जी की बात करें तो बखना जी किसके, ये दादू दयाल के शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे बखना जी, ठीक है ना। दादू दयाल के दोस्तों कितने शिष्य थे, 152 शिष्य थे। जो दादू दयाल की मृत्यु होने के बाद 100 शिष्य तो क्या हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, यानी कि घर गृहस्थी का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। और 52 शिष्य अलग अलग स्थानों पर राजस्थान में घूम के क्या करते हैं, 52 यानी कि दादू पंथ की पीठ स्थापित करते हैं। मिस्किन दास ये भी दादू जी के शिष्य थे। रज्जब जी ये भी दादू जी के शिष्य थे, ठीक है ना। और यानी कि कौन से आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रज्जब जी, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रज्जब जी। तो रज्जब जी के बारे में, यानी कि रज्जब जी जब विवाह करने जा रहे थे तब रज्जब जी ने सोचा यानी कि गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चलते हैं। तो जैसे इनकी दादू दयाल के पास आते हैं ये, और दादू दयाल ने इनके बारे में क्या कहा, यानी कि रज्जब ते गजब करी सिर पर बांध्या मोड़, आया था हरे भजन को तूने नरक बना ली ठोर। यानी कि गुरु जी के यानी कि उपासना यानी कि इनके प्रवचन सुनकर ये क्या कर देते हैं, शादी विवाह करने नहीं जाते हैं, आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं रज्जब जी, ठीक है ना। ये पठान सांगानेर के पठान परिवार से थे। और सुंदरदास जी यानी कि सुंदरदास जी, सुंदरदास जी भी यानी कि संत दादू दयाल के प्रथम शिष्य माने जाते हैं और सबसे लोकप्रिय शिष्य थे ये सुंदरदास जी, ठीक है ना। और बात करते हैं अपना अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है। यानी कि ऐसे कौन सी लोक देवी जिसके मंदिर से क्या टपकती है, केसर टपकती है। यानी कि जीण माता की बात करें तो जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, रेवासा सीकर में बना हुआ है। जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, रेवासा सीकर में। और जीण माता का यानी कि सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है, सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किस देवी का है, तो जीण माता का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सीकर के चौहानों की व मीणा की कुल देवी है, मीणा व चौहानों की क्या है, ये आराध्य देवी, ठीक है ना, चौहानों की आराध्य देवी हो जाएगी। सीकर के चौहानों व मीणा की आराध्य देवी हो जाएगी। स्वांग्या माता की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ है, स्वांग्या माता का मंदिर बना हुआ है लोदरवा जैसलमेर में। कहाँ बना हुआ है, जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। करणी माता की बात करें तो देशनोक बीकानेर में इसका मंदिर है, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर बना हुआ है, देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। और देखते हैं यानी कि आई माता, आई माता का मंदिर कहाँ है, तो बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है,
बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है, बिलाड़ा जोधपुर में। और इनके जो आई माता हैं जो रामदेव जी की शिष्या थी, और इन्होंने 11 नियमों का, इनकी 11 नियमों का क्या चलाया था, एक डोरा पंथ भी चलाया था। 11 नियमों का डोरा पंथ चलाया था आई माता ने, ठीक है ना। और आई माता के मंदिर से यानी कि मंदिर की यानी कि ज्योति से यानी कि दीपक की ज्योति से क्या टपकती, केसर टपकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई माता, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन अगले प्रश्नों के बारे में भी विस्तार से यानी कि व्याख्या करते रहेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, वह राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, कौन कौन से राज्यपाल हो जाएंगे दोस्तों? बलीराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह। तो इनमें से यानी कि सभी के सभी क्या रहे थे, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये डबल आ गया। अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? यानी कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, यानी कि राज्य में यदि कोई भी यदि समस्या आ जाती है तो किसी प्रकार की, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। आपातकाल लगता है राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में कितनी बार लग चुका है अब तक, यानी कि राजस्थान में अब तक ये 4 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है। अब 4 बार कब कब लगा था ये? तो यानी कि प्रथम बार लगा था 1967 में, ठीक है ना। दूसरी बार लगा था 1977 में। कब लगा था दूसरी बार? 1977 में। तीसरी बार कब लगा था? तो 1980 में लगा था। और चौथी बार कब लगा था? तो 1992 में लगा था, ठीक है ना। 67, 77, 80, 92 में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यानी कि पहली बार जब लगा था उस समय यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी, ठीक है ना। और दूसरी बार जब यानी कि हरिदेव जोशी, सॉरी, यानी कि प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय यानी कि हरिदेव जोशी नहीं थे। उस समय थे यानी कि ये नहीं होगा, जब पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। और दूसरी बार लगा था तब कौन थे? हरिदेव जोशी थे, ठीक है ना। हरिदेव जोशी थे। और तीसरी बार और चौथी बार जब दोनों के समय कौन थे? भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन थे सबसे पहले? यानी कि संपूर्णानंद, संपूर्णानंद है ना, संपूर्णानंद त्यागी। और दूसरी बार लगा था यानी कि वेदपाल त्यागी, संपूर्णानंद सिन्हा और वेदपाल त्यागी। और तीसरी बार जब लगा था उस समय थे रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। और जब चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे उनकी चिन्ना रेड्डी, चिन्ना रेड्डी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, यानी कि अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 4 बार। कब कब लगा था? 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992 में। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? यानी कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मोहनलाल सुखाड़िया राज्य के मुख्यमंत्री थे। और जब 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, ठीक है ना। हरिदेव जोशी ने संभाजी व्यवस्था की वापस शुरू किया था। और 1980 और 92 में दोनों बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत, जिसे राजस्थान यानी कि बाबूसा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे भैरों सिंह शेखावत। और बात करते हैं यानी कि उस समय यानी कि राज्यपाल कौन कौन थे? यानी कि प्रथम बार यानी कि संपूर्णानंद सिन्हा राज्यपाल थे 1967 में। और दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे। और तीसरी बार रघुकुल तिलक थे। और चौथी बार चिन्ना रेड्डी थे। तो इसी प्रकार अपन एक एक प्रश्न के बारे में देखते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, उपखंड अधिकारी सामान्यतः होते हैं, जो उपखंड अधिकारी होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? राज्य तहसीलदार सेवा अधिकारी, राज्य न्यायिक सेवा अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय राजस्व लोक सेवाएं। यानी कि जो उपखंड अधिकारी होता है, यानी कि उपखंड का मतलब BDO, यानी कि उपखंड अधिकारी
तो यानी कि बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ये होता है आरएस लेवल का अधिकारी होता है, आरएस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है ये, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राज्यपाल पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, यानी कि राज्यपाल पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 153, 52, 155, 157। तो यानी कि राज्यपाल का पद यानी कि अनुच्छेद 152 से लेकर 100, अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक यानी कि राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। तो यानी कि अनुच्छेद 152 की बात करें, अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 152 में राज्य का उल्लेख मिलता है, किसका, राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 36 में भी राज्य सरकार का उल्लेख, और 12 में भी राज्य सरकार का उल्लेख, यानी कि अनुच्छेद यानी कि 12 में राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 36 में भी राज्य सरकार का, और 152 में भी राज्य सरकार का। अपन बात करते हैं राज्यपाल के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153 में, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में, यानी कि भारत के किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस में उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है, ठीक है ना। यानी कि एक आप राज्यपाल के यानी कि सभी ट्रिक देखिएगा, एक रा कानी कायोसस, रा का नी का यो सस, राका निकायोसस, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी कि 53 यानी कि 153, ठीक है ना, 154, 155, 156, 157, 158, 159, यानी कि राज्यपाल के यानी कि जितने भी यानी कि ये है इनमें इनमें इसमें देखिएगा इस ट्रिक से, रा का नी का यो सस, यानी कि राज्यपाल एक राज्य की, राज्यपाल में यानी कि कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है, राज्यपाल में, अनुच्छेद 153 के अनुसार, यानी कि राज्यपाल की शक्तियाँ हो जाएगी, यानी कि राज्यपाल का पद का उल्लेख मिल जाएगा 153 में, ठीक है ना। और राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये किस में मिलता है, यानी कि अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये किस में मिलता है, तो ये अनुच्छेद 155 में है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, ठीक है ना। और का से यानी कि कार्यकाल, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, बाकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, ठीक है ना। और यो से हो जाएगा योग्यता, यानी कि राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि वह भारत का पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो, और वह दिवालिया ना हो, ठीक है ना। और से हो जाएगी शपथ, सॉरी शर्तें, यानी कि राज्यपाल की क्या शर्तें होनी चाहिए, यानी कि वो किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और से हो जाएगी शपथ, यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ भी दिलाता है इनको, से हो जाएगी शपथ, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा राज्यपाल के बारे में, यहाँ से प्रश्न आपको एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि राजस्थान विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की राजस्थान में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 200 सीटें हैं। यानी कि राजस्थान अभी कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है, अभी राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसके अध्यक्ष है सीपी जोशी। कौन है राजस्थान में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष, सीपी जोशी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। 14वीं विधानसभा की कैलाश मेघवाल अध्यक्ष थे। और जो अभी ये 15वीं विधानसभा थी, इसमें कितने सीटों पर चुनाव हुए थे, 199 सीटों में चुनाव हुए थे, एक सीट पर बाद में हुआ था, ठीक है ना। तो अपने राजस्थान की यानी कि विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगी सुमित्रा सिंह, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आएगा, यानी कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सुमित्रा सिंह। और अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी, ठीक है ना। तो प्रश्न आता है यानी कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान यानी कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है ना। नरोत्तम लाल जोशी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कितने प्रश्न तैयार हुए, यानी कि राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है, 200। यानी कि अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा, जिसके अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी। और राजस्थान के यानी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। और राजस्थान के यानी प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष तो ये सुमित्रा सिंह हो जाएगी, ठीक है ना। और राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें हो जाएगी 25, कितने हो जाएगी, 25 सीटें हैं लोकसभा की, 25 सीटें, ठीक है ना। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं।
आइए देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष कौन है अभी वर्तमान में राजस्थान के, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौड़ इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सीपी जोशी के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि 15वीं विधानसभा के अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है ना। और ये वसुंधरा राजे यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे, ठीक है ना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। तो इसकी बात करें तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बना हुआ है? यानी कि ये बना हुआ है प्रतापगढ़ में। कहाँ है ये? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा सीता माता अभयारण्य, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और यह हिमालय के बाद सर्वाधिक यानी कि जड़ी बूटियाँ मिलती है यहाँ, ठीक है ना। हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ भी यहीं मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ। और बात करें मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, तो मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? यानी कि ये कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ दोनों राज्यों में, दो जिलों में है ये, कोटा और झालावाड़ में, ठीक है ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान, यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? तो ये बाड़मेर और जैसलमेर में, दो जिलों में फैला हुआ है। बाड़मेर और जैसलमेर में है ये, बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान। सरिस्का उद्यान ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा अलवर में। कहाँ है ये? अलवर में है, ठीक है ना, अलवर में है सरिस्का उद्यान। तो ये हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सरिस्का अभयारण्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ कहलाती है, यानी कि जो उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो मगरा ये भी उदयपुर में है। जरगा ये कहाँ है? सिरोही में। जरगा कहाँ है? सिरोही में है, ठीक है ना। जरगा सिरोही में है। 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। गिरवा देसरो यानी कि उदयपुर के आसपास पाई जाती है ये, यानी कि पूरे वर्ष भर यानी कि हरी भरी पहाड़ियाँ रहती है, देसरो कहते हैं। गिरवा की बात करें तो गिरवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उदयपुर में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा। तस्तरी नुमा का अर्थ होता है यानी कि बिल्कुल ढालदार, ठीक है ना, ढालदार, तो उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कुबड़पट्टी क्षेत्र विस्तृत है, यानी कि कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ विस्तृत है? तो कुबड़पट्टी। तो बात करें अपन कुबड़पट्टी का करेक्ट आंसर देख लेते हैं, यानी कि नागौर से अजमेर के बीच जो ये पाई जाती है पट्टी, इसे क्या कहते हैं? कुबड़पट्टी। यानी कि फ्लोराइट युक्त पानी पाया जाता है, फ्लोराइट, ठीक है ना, फ्लोराइट युक्त पानी, फ्लोराइड युक्त पानी, यानी कि पानी में यानी कि सफ़ेद परत जम जाती है। तो इस पानी का सर्वाधिक सेवन करने से यानी कि लोगों की क्या निकल जाती है, जिससे यानी कि उम्र निकलती जाती है, उनकी कुबड़ निकल जाती है। तो इसे पट्टी का नाम ही क्या रख दिया? कुबड़ पट्टी। तो ये कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? यानी कि नागौर से अजमेर के बीच जो पाई जाने वाली पट्टी को कुबड़ पट्टी कहते हैं, फ्लोराइड से युक्त पट्टी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस खारे पानी की झील का उल्लेख किया है? यानी कि राजस्थान की किस झील का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था? तो डीडवाना की बात करें अपन, डीडवाना झील कहाँ है? तो डीडवाना झील है नागौर में। कहाँ है ये? नागौर में बनी हुई डीडवाना झील। यानी कि राजस्थान यानी कि केमिकल वृक्ष का जो कारखाना लगा हुआ है। और डीडवाना जो झील है इसका यानी कि किसमें, यानी कि चमड़ा व यानी कि जो चमड़ा शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके नमक का, ठीक है ना। पचभद्रा झील कहाँ है? तो पचभद्रा झील हो जाएगी जोधपुर में, बाड़मेर में। कहाँ हो जाएगी पचभद्रा झील? बाड़मेर में बनी हुई है। तो यानी कि राजस्थान में यानी कि सर्वाधिक यानी खाने युक्त 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसमें। खाने युक्त सर्वोत्तम यानी कि सर्वोत्तम शुद्ध इकाई का नमक होता है यहाँ पर पचभद्रा झील, जो कहाँ है? बाड़मेर में। सांभर झील की बात करें तो ये यानी कि भारत के यानी कि 8.7% नमक उत्पादन करती है भारत का, यानी कि, ठीक है ना। और ये 3 जिलों में यानी कि नागौर, अजमेर व जयपुर में। तो यानी कि सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1960 में। कब की गई थी सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना? 1960 में। और 1964 में यानी कि भारत सरकार के द्वारा सांभर साल्ट निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवासा। तो रेवासा झील कहाँ बनी हुई है? रेवासा झील बनी हुई है सीकर में। कहाँ बनी हुई है ये? सीकर में। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस झील के बारे में वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, रेवासा झील का, जो कहाँ बनी हुई है? सीकर में बनी हुई है, खारे पानी की झील है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है, यानी कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? तो यानी कि दोकड़े की बात करें अपन, यानी कि राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पेड़ कौन सा हो जाएगा? तो दोकड़े का वृक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोकड़ा, और सबसे मजबूत होता है ये, ठीक है ना। अपने मजबूती के लिए भी प्रसिद्ध है ये, मजबूत होता है। और बात करें पलाश, पलाश को क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं, जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं पलाश को, यानी कि अपनी भाषा में कहते हैं इसको छोरा। क्या कहते हैं? छोरा। जिसके केसुले लगते हैं ना, तो वो यानी कि आग की तरह लगते हैं, तो जंगल की ज्वाला। यानी कि महुआ, महुआ आदिवासियों का एक, आदिवासियों का पौधा मान सकते हैं इसको, आदिवासियों का, ठीक है ना। इसको यानी कि आदिवासियों की वो जो अपना शराब बनाते हैं महुआ के पेड़ से, ठीक है ना। और बांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? तो बांस को कहते हैं, यानी कि सबसे लंबी, यानी कि ये इसमें नहीं आता, घास में आता है ये, ठीक है ना। बांस को किस में गिना जाता है? घास में गिना जाता है। तो ये सबसे लंबी घास हो जाएगी बांस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस। अगला प्रश्न देखिएगा, केसरपुरा की खानें किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो केसरपुरा में जो खाने हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है? लिग्नाइट निकाला जाता है, एक कोयला है, लिग्नाइट क्या है? एक कोयला है, ठीक है ना। कोयले का प्रकार है, जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है लिग्नाइट, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ इकाई का कोयला है। हीरा, हीरा कहाँ निकाला जाता है? तो हीरा निकाला जाता है दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ निकाला जाता है हीरा? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। चांदी की बात करें तो सीसा जस्ता के साथ निकलती है चांदी, सीसा जस्ता के साथ निकलती है चांदी, ठीक है ना। सीसा व जस्ता के साथ सर्वाधिक कहाँ निकलती है? उदयपुर में। जावर की खांड उदयपुर में, और भीलवाड़ा में भी, यानी कि पूर्व बनेड़ा राजपुरा में निकलती है। केसरपुरा की, केसरपुरा की खाने यानी कि सोना के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? सोना के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। जो कहाँ निकाला जाता है सोना? आनंदपुर भूकिया, ठीक है ना। आनंदपुर, आनंदपुर भूकिया जो कहाँ है? ये बांसवाड़ा में। आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? रोपवे क्या होता है? यानी कि एक कोई ये पहाड़ी है और ये भी कोई पहाड़ी है, तो यानी कि इन दो पहाड़ियों के बीच में जाने के लिए, यानी कि यहाँ डायरेक्ट जाने के लिए क्या लगा दिया जाता है? एक रस्सा लगा दिया जाता है। रस्सा यानी कि उसमें रोपवे जैसे एक झूला होता है, झूले में बैठकर अपन कहाँ जा सकते हैं? यहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना, दूसरी पहाड़ी पर। तो ये होता है रोपवे। यानी कि प्रथम रोपवे कहाँ लगाया गया था? तो प्रथम रोपवे लगाया गया था सुंधा माता जालौर में। कब लगा था ये? 2006 में लगा था, 2006 में लगा था सुंधा माता जालौर में प्रथम रोपवे। और दूसरा रोपवे लगा था, दूसरा रोपवे की बात करें यानी कि सावित्री मंदिर, सावित्री मंदिर कहाँ है? तो सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। और तीसरा रोपवे लगाया गया था करणी माता मंदिर, जो कहाँ है? ये उदयपुर में, ठीक है ना। और चौथा रोपवे हो जाएगा सामोद, सामोद जो जयपुर में है। तो पहला रोपवे सुंधा माता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जालौर में है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू किस झील में है? बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक जो दो टापू है ये किस झील में है? तो राजसमंद झील की बात करें तो राजसमंद झील कहाँ हो जाएगी? ये राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में बनी हुई है राजसमंद झील, ठीक है ना। यानी कि 25 संगमरमर के 25 शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर क्या लगी हुई है? राज प्रशस्ति लिखी हुई है, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति लिखी हुई है, ठीक है ना। जयसमंद झील की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में हो जाएगी। और आना सागर झील कहाँ है? तो आना सागर झील है अजमेर में, जिसका निर्माण अरुणोराज के द्वारा करवाया गया था, आना जी के द्वारा, ठीक है ना। और पिछोला झील ये कहाँ है? तो ये भी उदयपुर में, जहाँ जग मंदिर और जग निवास बने हुए हैं इसमें, ठीक है ना। तो बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू किस झील में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जयसमंद झील में, ठीक है ना। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में, तो इसमें हो जाएगा बाबा का भांगड़ा व प्यारी। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का प्रथम तेल कुआं कहाँ है? यानी कि राजस्थान का प्रथम तेल कुआं है इनमें से ऐश्वर्या, मंगला, विजया, सरस्वती। हालांकि ये राजस्थान के जितने भी ये है ये सभी के सभी कहाँ हैं? ये तेल के कुएं है बाड़मेर में। कहाँ है ये?
बाड़मेर में। इसके अलावा भी ऐश्वर्या है, भाग्यम है, विजय हो गया, भाग्यम हो गया, ठीक है ना, और सरस्वती, राजेश्वरी। तो इसका यानी कि प्रथम तेल का कुआं ये हो जाएगा मंगला। कौन सा हो जाएगा? मंगला इसका प्रथम तेल का कुआं हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर यानी कि कब से तेल निकालना यानी कि शुरू किया गया था? 29 अगस्त 2009 में पहली बार से इसमें यहाँ पे तेल निकाला गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो लिंगानुपात यानी कि क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा डूंगरपुर का, जो यहाँ कितना है? 994, ठीक है ना, 994 लिंगानुपात है। और सबसे न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर में हो जाएगा 846। कितना है? 846 है धौलपुर में, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर, न्यूनतम लिंगानुपात। आगे अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी कि इनमें से बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है? शेखावाटी, तो ये बकरी की नस्ल है। जखराना, ये भी बकरी की नस्ल है। परबतसरी, ये भी बकरी की हो जाएगी। तो इसकी पुगल हो जाएगी। तो पुगल किसकी नस्ल है? बकरी की नहीं है, तो ये हो जाएगी भेड़ की नस्ल। किसकी नस्ल है ये? भेड़ की नस्ल है पुगल, ठीक है ना। और जो चोकला भेड़ होती है ना, चोकला भेड़, इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिनो, चोकला भेड़ को, ठीक है ना। आइए देखिएगा, अगला प्रश्न है, गोट की सुकुर संगर एवं थार पार कर क्या है? ये क्या है? एक गोट की सुकुर संगर थार पार कर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास, राजस्थान से सीमा बनाने वाले पाकिस्तानी जिले, राजस्थान में पाई जाने वाली पशुओं की नस्लें, जनजातियों के रीति रिवाज। तो ये क्या है? तो आपको पता होगा, यानी कि राजस्थान की सीमा के साथ जो पाकिस्तान के ज़िले सीमा बनाते हैं, कितने ज़िले बनाते हैं? तो 9। कितने बनाते हैं? 9। तो पंजाब, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान से सीमा बनाने वाले पाकिस्तानी ज़िले हैं ये, क्या है? कोटकी, सुकुर, संगर, थार पारकर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, माही नदी किन राज्यों में बहती है? माही नदी किन राज्यों में बहती है? यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यानी कि माही नदी की बात करें तो इसका उद्गम तो होता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है माही नदी? मध्य प्रदेश से निकलती है, मेहंद झील से, ठीक है ना। और ये उल्टे यू आकार में बहती है। और राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, खांडू गांव बांसवाड़ा से, ठीक है ना। करक रेखा को ये 2 बार काटती है, यानी कि एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो यानी कि और यहाँ पर इनका क्या होता है? संगम होता है, यानी कि 3 नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी। सो माही जाकम का नवाटापुरा डूंगरपुर में होता है, जहाँ बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। तो माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो बात करें इनके 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व गुजरात राज्यों में बहती हैं माही नदी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, लाठी सीरीज क्या है? यानी कि लाठी सीरीज श्रृंखला ये क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी, खनिज पट्टी, गाय की एक प्रजाति, वन्य जीव श्रृंखला। तो लाठी सीरीज यानी कि बात करें तो जैसलमेर, यानी कि पोखरण से जैसलमेर के बीच में पाई जाने वाली एक जल पट्टी है ये। पोखरण से मोहनगढ़ यानी कि कहाँ? ये दोनों जैसलमेर में, ठीक है ना। दोनों पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 60 मीटर की एक ये पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, जिसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगर्भीय जल पट्टी। आगे देखिएगा, राजस्थान की वह कौन सी एकाकी सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है? यानी कि राजस्थान की एकमात्र सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा विधि से यानी कि सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर, सिद्धमुख नहर, भीखाभाई सागवाड़ा, नर्मदा नहर। तो इंदिरा गांधी नहर यानी कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है ये इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना, जिसकी लंबाई टोटल 649 किलोमीटर लंबी है ये। और बात करें कि पश्चिमी राजस्थान की इसे जीवन रेखा कहते हैं। सिद्धमुख नहर ये कहाँ है? सिद्धमुख नहर ये नौहर हनुमानगढ़ में हो जाएगी ये, हनुमानगढ़ में सिद्धमुख नहर। भीखाभाई सागवाड़ा, तो ये हो जाएगी डूंगरपुर में। कहाँ हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी भीखाभाई सागवाड़ा, डूंगरपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर। नर्मदा नहर कहाँ से निकाली गई? तो ये सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है, ठीक है ना। सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है नर्मदा नहर? तो ये राजस्थान में सीलू गांव जालौर से
सिल्लू गांव जालौर से प्रवेश करती है, ठीक है ना, सिल्लू गांव जालौर से। और जालौर और बाड़मेर यानी कि जालौर और बाड़मेर 2 जिलों में इससे सिंचाई होती है। किन 2 जिलों में होती है? जालौर व बाड़मेर में, ठीक है ना। और इसकी लंबाई यानी कि राजस्थान में कितनी लंबाई है? 74 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर लंबी है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। यानी कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में क्या है, यानी कि राजस्थान वनस्पति घी का कारखाना खोला गया था यहाँ पर 1964 में, ठीक है ना, 1964 में राजस्थान यानी कि राजस्थान वनस्पति घी का कारखाना। ब्यावर की बात करें, यानी कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर में 1889 में की गई थी। डी कृष्णा मिल, ठीक है ना, दामोदर जी व्यास के द्वारा स्थापित की गई थी दी कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर में, जो कहाँ 1889 में, ठीक है ना। केशवराय पाटन में क्या है? तो केशवराय पाटन में यानी कि 1965 में दी शुगर मिल की स्थापना की गई थी, यानी कि, ठीक है ना। और चौटन बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में यानी कि गोंद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चौटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा बाग देवगढ़ बीटड़ी फलोदी अमर सागर क्षेत्र किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो ये दे रखे हैं किस ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं? बड़ा बाग ये कहाँ है? बड़ा बाग जैसलमेर में। देवगढ़ ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। बीटड़ी ये तो दे रखा है फलोदी में। अमर सागर ये कहाँ है? ये भी हो जाएगा जैसलमेर में, ठीक है ना। ये किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं ये क्षेत्र बड़ा बाग जैसलमेर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। सबसे बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगी हुई है यहाँ पर। और सबसे प्रथम यानी कि अमर सागर जो पवन ऊर्जा के लिए पहले पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी अमर सागर जैसलमेर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बावड़ियों का सिर मोर कौन सी बावड़ी को खाते हैं? बावड़ियों का सिर मोर कौन सी बावड़ी को खाते हैं? तो देखते हैं कि व्यास बावड़ी ये कहाँ स्थित है? तो व्यास बावड़ी हो जाएगी बूंदी में। कहाँ बनी हुई व्यास बावड़ी? बूंदी में बनी हुई है। चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी कहाँ बनी हुई है? आभानेरी दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ है दोस्तों? तो आभानेरी दौसा में बनी हुई है। और ये राजस्थान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है। और इसी बावड़ी को तिलस्मी बावड़ी या भूल भुलैया बावड़ी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अंधेरी व उजाली इस बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार हैं। और इस बावड़ी का निर्माण राजा यानी कि चंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, चांद के द्वारा, इसलिए क्या कहते हैं इसे? चांद बावड़ी। और ये बावड़ी यानी कि ऊपर से यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर तारे के समान नजर आती हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसे? चांद बावड़ी कहते हैं। और बात करें यानी कि चांद बावड़ी एक राजस्थान में अन्य यानी कि जोधपुर में भी है, जो राव जोधा की पत्नी चांद कंवर के द्वारा निर्माण करवाया था, जिसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। चांद बावड़ी एक जोधपुर में हो जाएगी। और ये कहाँ? आभानेरी दौसा में। और 9 लखा बावड़ी की बात करें तो 9 लखा बावड़ी कहाँ है? तो 9 लखा बावड़ी बनी हुई डूंगरपुर में। कहाँ बनी हुई है? 9 लखा बावड़ी बनी हुई है डूंगरपुर में, ठीक है ना। तो इस बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। प्रेमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी जी की बावड़ी। इसे क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं, सिटी। बावड़ियों को यानी कि सिटी स्टेप वेल्स कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं रानी जी की बावड़ी को। ये बावड़ियों का सिर मोर कहते हैं राजस्थान में, ठीक है ना। इसका निर्माण यानी कि किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था 1683 में। 1683 में इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था दोस्तों लार्ड कंवर नाथावती के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो किशनगढ़ ये अजमेर में है, रूपनगढ़ ये भी अजमेर में है, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, कुंभलगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क ये स्थापित किया गया था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति उत्पादन इनकी ये दे रखा है, इसके लिए भारत में जाना जाता है? बीहड़ की बात करें, बीहड़ स्थलाकृति यानी कि बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, साबरमती बेसिन। तो यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ उत्खात के लिए जानी जाती है चंबल नदी, ठीक है ना।
चंबल नदी जानी जाती है बीहड़ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है, यानी कि बोराट का पठार कहाँ फैला हुआ है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया। तो भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच के जो पठार है इसे ऊपरमाल के पठार कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में जो पठार होता है उसे ऊपरमाल का पठार कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बोराट का पठार। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में स्थित पठार को किस नाम से जानते हैं? बोराट के पठार से नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बोराट का पठार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितना अंतर है? यानी कि समझिएगा इसको, यानी कि ये जैसे राजस्थान का मैप है तो इसके यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई तो हो जाएगी 826। कितनी हो जाएगी? 826। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। तो इस दोनों में अंतर कितने का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 43 किलोमीटर इसका अंतर है लंबाई व चौड़ाई में। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो अभी इसके बारे में चर्चा की थी अपने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी को। बूंदी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित चोटियाँ, ये चोटियाँ दे रखी है, निम्नलिखित पर्वत चोटियाँ ऊंचाई आरोही क्रम के अनुसार सही है। आरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में, ठीक है ना। तो आरोही का मतलब क्या होता है? यानी कि कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है ना। छोटे से ज़्यादा 1 2 3 4 जैसे आरोही में। तो आरोही में यानी कि बाबई, बेराट, नागपाड़, बेरांच, नागपाड़, बाबई, बेराट, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेराट, डी हो जाएगा। बेराट, बाबई, बेरांच, नागपाड़, अजमेर। नागपाड़ कहाँ है? तो अजमेर में है ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, बेराट आएगा, फिर बाबई, फिर बेरांच, फिर नागपाड़, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से नदी यानी कि स्थान सुमेलित है यानी कि नदी का उत्पत्ति स्थान यानी कि दे रखा है इसमें, यानी कि सुमेलित कौन सा है इसमें? बनास, यानी कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। तो इसका ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शाबी, सेवर की पहाड़ियाँ, ये कहाँ? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, सेवर की पहाड़ियाँ सॉरी भरतपुर व जयपुर के दोनों के बीच में, ठीक है ना। भरतपुर व जयपुर के बीच में है सेवर की पहाड़ियाँ। बाणगंगा, तो बाणगंगा का तो विराट नगर जयपुर से होता है, तो बिछा मेड़ा, ये भी गलत हो जाएगा। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडियाला की पहाड़ी शिखर से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साबी नदी, ठीक है ना। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियाँ जो जयपुर में है, ठीक है ना। कहाँ है ये? जयपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई थी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई थी? देवबारी, उदयपुर। तो देवबारी, उदयपुर में क्या लगा हुआ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में, ठीक है ना। चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लगा हुआ यहाँ पर भी, खेतड़ी झुंझुनू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में कब की गई थी? 1967 में। कहाँ पे की गई थी? खेतड़ी झुंझुनू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी झुंझुनू। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ है? सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ की बात करें तो ये हो जाएगी दोस्तों नेमराना, अलवर में, ठीक है ना। सर्वाधिक औद्योगिक पंजीकृत इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं? तो नेमराना, ठीक है ना। राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहते हो? तो औद्योगिक जिला हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई? राज्य की प्रथम शुगर मिल की बात करें तो ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कब स्थापित की गई थी? तो चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर शुगर मिल्स, भोपाल सागर शुगर मिल्स यानी कि 1932 में स्थापित की गई थी। कब? 1932 में जो भोपाल सागर शुगर मिल ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। दिल्ली श्री गंगानगर भी शुगर मिल ये भी बाद में स्थापित की थी। बूंदी में केशवराय पाटन शुगर मिल्स यानी कि 1965 में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी?
1987, 1962, 1952, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में। यानी कि राजस्थान में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये कहाँ स्थित है? तो ये केंद्रीय विकास बोर्ड है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। और ऐसे की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बीकानेर में। कहाँ हो जाएगी? बीकानेर में। तो ऐसे की सबसे बड़ी ऊन मंडी हो जाएगी। और केंद्रीय विकास बोर्ड ये है, ऊन विकास बोर्ड 1987 में जोधपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो यानी कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना लगा था 1915 में। कहाँ लगा था? लाखेरी में। लाखेरी में सीमेंट का प्रथम कारखाना लगा था एसीसी कंपनी, ठीक है ना, एसीसी। तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी इकाइयाँ हैं, जैसे बिरला सीमेंट, जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, मुगल शासक औरंगजेब ने किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य से जजिया कर वसूला था? यानी कि जो औरंगजेब था, इसने मेवाड़ के किस शासक से जजिया कर वसूला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज सिंह से। राज सिंह के समय जजिया कर लगाया था इसने। कब लगाया था जजिया कर? तो ये वसूला था महाराणा राज सिंह से। अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव सिंह ने। राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। जबकि विधिवत रूप से यानी कि आदि पुरुष तो माना जाता है राव सिंह को, फिर इसके बाद में राव चूड़ा, ठीक है ना। और विधिवत रूप से यानी कि जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी राव जोधा के द्वारा 1459 में जोधपुर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? यानी कि हरिश्चंद्र ने किसको राजधानी बनाया था? तो हरिश्चंद्र ने राजधानी बनाया था मंडौर को, ठीक है ना। मंडौर कहाँ है? जोधपुर में। तो हरिश्चंद्र ने राजधानी बनाया था मंडौर को सबसे पहले प्रतिहारों की। अगला प्रश्न है, किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? यानी कि किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? मुगल शासक के यानी कि उसके साथ सहयोगी नीति किसने अपनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह, ठीक है ना। जसवंत सिंह ने यानी कि औरंगजेब के साथ सहयोगी नीति अपनाई थी। और इसी का पुत्र था फिर बाद में अजीत सिंह, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में स्थित प्राचीन शोणितपुर को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? जो शोणितपुर है उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, यानी कि जो बयाना है उसको अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बयाना। शोणितपुर पहले इसको जाना जाता था, बयाना कहाँ है? भरतपुर में, ठीक है ना। भरतपुर में है बयाना, इसको पहले शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह का स्मारक राजस्थान के किस जिले में है? यानी कि ये मेवाड़ से संबंधित है, तो मेवाड़ के जिले कौन से? जोधपुर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, अजमेर नहीं होगा। तो इससे पता चल रहा है यानी कि क्या हो जाएगा आंसर इसका? उदयपुर हो जाएगा। करण सिंह और अमर सिंह का स्मारक कहाँ है? तो उदयपुर में। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने जाबालीपुर को जवालापुर नाम से परिवर्तित किया था? कौन चौहान? जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त, अरुणोराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणोराज ने जाबालीपुर को जवालापुर नाम से परिवर्तित चेंज कर दिया था, ठीक है ना, अरुणोराज ने। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम को क्या माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉप 50 प्रश्न थे राजस्थान जीके के, जो BSTC एग्ज़ाम 2023 में पूर्ण रूप से पूछने की संभावना है। इसी प्रकार से प्रश्न आते रहेंगे। और ये अपना BSTC मॉडल पेपर यानी कि दूसरे नंबर का मॉडल पेपर था। और पहले वाले वीडियो में आपने बहुत ही प्यार दिया, तो दोस्तों इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी प्रकार से अपन यानी कि रोज़ यानी कि जीके के 50 प्रश्नों के बारे में यानी कि 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आता रहूँगा मैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अपनी तैयारी को जांच सकते हैं आप, यानी कि 50 में से आप कितने सही कर रहे हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।